द चैनल कॉमर्स अनटोल्ड। आज हम पढ़ रहे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर करा दिया है जिसके अंदर मैंने ये बताया कि ब्रिटिश रूल आने के पहले इंडिया का सिचुएशन कैसा था और ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुआ है। इसके ऊपर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल आने के बाद फॉरेन ट्रेड पे, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे क्या चेंजेस पड़ा है। देखिए फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस पड़ा। इंडिया काफी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री था, एक्सपोर्टिंग पे काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन ब्रिटेन के आने के बाद क्या हुआ, एक्सपोर्टर था तो, लेकिन फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्टर नहीं था, वो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का सिर्फ एक्सपोर्टर रह गया था। ब्रिटेन के आने के बाद क्या हुआ, वो फिनिश्ड गुड से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर रह गया था। सिर्फ वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन, और साथ में क्या बन गया था, इम्पोर्टर बन चुका था। साथ में इंडिया क्या बन गया था, इम्पोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड का। मीन सिर्फ वो रॉ एक्सपोर्ट करता था ब्रिटिश, वहां से उस रॉ मटेरियल का यूज करके ब्रिटेन क्या करते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के इंडिया के अंदर लाते। तो फॉरेन ट्रेड में सबसे बड़ा असर यही पड़ा कि इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर रहा। इंडिया एक्सपोर्टर था लेकिन अपनी मर्जी से वो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब क्या हुआ, वो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर रह गया और इम्पोर्टर बन चुका है फिनिश्ड। दूसरा पॉइंट क्या हम लोग का, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली का देखिए मतलब क्या होता है कि जब सिंगल कंट्रोल आ जाता है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल कंट्रोल। क्या हुआ, इंडियन मार्केट पे एक सिंगल कंट्रोल है। इंडियन मार्केट पे क्या है, सिंगल कंट्रोल है। किसका सिंगल कंट्रोल हो गया, ब्रिटेन गवर्नमेंट का सिंगल कंट्रोल हो गया था इंडियन मार्केट के अंदर। ब्रिटेन अपने हिसाब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तय करता था। अगर वो चाहता था एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लाता था, अगर वो चाहता था इंपोर्ट ज्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लाता। जैसा वो चाहता था इंडियन मार्केट हो वैसा उसने इंडियन मार्केट को वैसे ही पॉलिसी वो लाता। फिर क्या हुआ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ के अंदर क्या हुआ कि आपका इंडिया का जो वेल्थ था, इंडिया का वेल्थ था वो यूज हो रहा था, कहाँ पे यूज हो रहा था, ब्रिटेन का डेवलपमेंट में यूज हो रहा था। कैसे यूज हो रहा था, अब इंडिया क्या कर रहा था, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था चीप रेट पे, और वहां से क्या करता था, वो फिनिश्ड गुड लाता था। वहां से जब वो फिनिश्ड गुड इंडिया आता था फिर क्या करना पड़ता था, इंडिया को पेमेंट करना पड़ता है। इंडिया पैसा तो देता ही होगा, वो सारे पैसे तो क्या हुआ, ब्रिटेन को काफी ज्यादा फायदा होने लगा। उनके पास काफी ज्यादा, उनको इंडिया में एक्सपोर्ट करने से पैसा मिलने लगा। वो सारा पैसा वो यूज करते थे, वार के काम में यूज करते थे, ब्रिटेन के डेवलपमेंट में यूज करते थे, अपने सारे इंडस्ट्री चलाने में यूज करते थे। सारा पैसा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए यूज करता था। ऐसे करते करते क्या हुआ, इंडिया का फॉरेन ट्रेड काफी ज्यादा खराब हो चुका था। अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन क्या रहा ब्रिटेन रूल के आने के बाद। डेमोग्राफिक कंडीशन, देखिए डेमोग्राफी रिलेट करता है हम लोग का डायरेक्ट पॉपुलेशन के साथ। डेमोग्राफिक के अंदर हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन रिलेटेड जितना डाटा होता है वो हम लोग डेमोग्राफिक के अंदर देखते हैं। हाई बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं पर 1000 बच्चे में पर ईयर, और कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं पर 1000 बच्चे में पर ईयर। तो इंडिया का जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो काफी ज्यादा खराब था ब्रिटिश रूल के अंदर। लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे। इंडिया का लिटरेसी रेट काफी ज्यादा कम था ब्रिटेन के टाइम में, और साथ में जो फीमेल का जो रेट वो तो और काफी ज्यादा कम था, 0 के बराबर था इंडिया का फीमेल लिटरेसी, और पूरा ओवरऑल लिटरेसी रेट भी काफी कम था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी। ब्रिटेन के टाइम में काफी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी खराब हुआ करता था। इवन तो बहुत लोगों के पास तो हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध भी नहीं होता, उन लोगों के पास था ही नहीं, जिन लोगों के पास तो काफी ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज नहीं था उनके पास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। एक्सपेक्टेंसी रेट के अंदर हम देखते हैं कि एक पर्सन का एवरेज निकाला जाता है, उसमें पॉपुलेशन का एवरेज निकाला जाता है। वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो कितने एक्सपेक्टेड लाइफ, कितना एक्सपेक्टेड एज तक वो लोग जीवित रह पाते, वो देखते हैं हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के अंदर। तो उसके अंदर क्या था कि काफी ज्यादा उस टाइम एक्सपेक्टेंसी जो रेट था ना वो काफी ज्यादा कम था, अप्रॉक्स बिलो 40 था। 40 से ज्यादा कोई इंसान नॉर्मल ऊपर जी ही नहीं पाते, जीवित रह ही नहीं पाते थे। पॉवर्टी, ये सारा कंडीशन जितना भी हम लोग ने देखा है इंडिया में क्या क्या चेंजेस पड़ा, वो सब देख के हम लोग को आराम से समझ में आता है कि इंडिया के अंदर उस टाइम पॉवर्टी बहुत ज्यादा रहा होगा। इंडिया के अंदर पॉवर्टी वहाँ पे उस टाइम बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंदर सफर करते थे। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं पर 1000 बच्चे के अंदर जो 1 साल भी नहीं जी पाते, 1 साल भी, 1 ईयर भी अपना अटेंड नहीं कर पाते, अपने लाइफ मर जाते हैं। वो चीज काफी ज्यादा था इंडिया के अंदर कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही बच्चे क्या हो जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक कंडीशन, ये सारा चीज हमें देख के पता चल रहा है कि इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब रहा होगा ब्रिटिश रूल के टाइम। अब हम देखेंगे ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं इंडिया का जो टोटल वर्कफोर्स है, जितने लोग काम करते हैं वो किस किस इंडस्ट्री में डिवाइडेड है, किस किस एग्रीकल्चर सेक्टर में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री सेक्टर में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चर लोग कितने जगह फैल के काम कर रहे हैं।
प्राइमरी ऑक्यूपेशन, देखिए इंडिया में क्या था कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन उन लोगों का क्या चीज था, एग्रीकल्चर था। अप्रॉक्स 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 75% लोग कहाँ थे, एग्रीकल्चर में। आज जो बाकी 25% बचे इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग, उन लोग का प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था। रीजनल वेरिएशन के अंदर देखिए क्या है कि कुछ काम रीजन के अपॉन डिपेंडेंट, रीजन का अपॉन डिपेंडेंट मींस कुछ रीजन जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, क्या था, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर था उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन जो कुछ रीजन है उड़ीसा, पंजाब, ये सब के अंदर क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा था। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीज इंडस्ट्री कम था, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस ज्यादा था। तो ये था हम लोग का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या चेंजेस पड़ा ब्रिटेन के आने के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, रोड तो थे हम लोग के पास, रोड तो पहले से था, लेकिन रोड का इस्तेमाल ब्रिटिश किस लिए करते थे, रोड का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी अपना मूव करने के लिए करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करवाने के लिए रोड का इस्तेमाल करते थे। तो रोड का कंडीशन वो लोगों ने काफी ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ ब्रिटिश के आने के बाद। रोड का कंडीशन काफी ज्यादा खराब था। एक तो ऑल वेदर रोड नहीं था, मीन्स हाँ मौसम चेंज हुआ, बारिश वगैरह का मौसम है तो रोड काफी ज्यादा खराब होता था। इवन विलेजेस के अंदर तो रोड काफी ज्यादा खराब हुआ करते थे, जिसमें ब्रिटिश ने कोई मेजर नहीं लिया है रोड को चेंज करने के लिए। उसके बाद आया रेलवे। देखिए रेलवे का एक इंट्रोडक्शन उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, रेलवे का इंट्रोडक्शन उन लोगों ने बहुत, रेलवे का डेवलपमेंट हुआ हमारे कंट्री में, लेकिन वो भी उन लोगों ने अपने फायदे के लिए किया था कि जियोग्राफिकल बाउंड्री मींस आउट ऑफ इंडिया अगर उन्हें ट्रेड करना है, ज्यादा डिस्टेंस में ट्रैवलिंग करने के लिए, ज्यादा डिस्टेंस में गुड्स कैरी करने के लिए वो लोग रेलवे का यूज करते थे। तीसरा है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर वाटर ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट वो लोगों ने करने का कोशिश किया था अपना ट्रेड को अच्छा करने, लेकिन काफी ज्यादा हद तक वो लोगों ने डेवलपमेंट नहीं कर पाया था एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग का स्वेज कैनल भी था। वाटर ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल क्या था, स्वेज कैनल के ब्रिटिश लाया था, किस लिए, इंडिया आप ब्रिटेन का ट्रेड के लिए लाया था। कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव किया गया। कौन सा कम्युनिकेशन, पोस्टल और टेलीग्राफ कम्युनिकेशन इंप्रूव किया, पोस्टल और टेलीग्राफ, वो भी किस लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें अपना पहुंचाना है तो सिर्फ उसलिए वो लोगों ने क्या किया था, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया था, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। इंडिया पे उनके लिए वैसा कुछ नहीं था कि इंडियन मोटिव से करे, वो सिर्फ अपने ट्रेड के मोटिव से सारा काम करते थे। अब देखिए ये सब के कारण ब्रिटिश के आने से हम लोग को कुछ ना कुछ लॉस हुआ, वैसे ही कुछ ना कुछ हमें फायदा भी होता। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के कारण हम लोग के कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों को क्या क्या फायदा हुआ है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश ने जो भी चेंजेस लाया उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन, इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट हो गया ग्रेन्स पे। कैसे, वो क्या करता था, प्रोडक्शन करता था सेल के लिए, मीन ज्यादा से ज्यादा वो टेक्नोलॉजी यूज करके, सारा चीज यूज करके प्रोडक्शन क्या करता था, एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन में। तो वो प्रोडक्शन क्या हुआ, धीरे धीरे हाई हो गया और वो क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गया कॉमर्शियल क्रॉप्स में। सेल्फ सफिशिएंट बन गया कहाँ, कॉमर्शियल क्रॉप में, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स के कारण। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं ब्रिटिश के आने से क्या हुआ, ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, स्वेज कैनल आया, शिप रूट बना, क्या हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया का अच्छा होते गया। ब्रिटेन ने एयर ट्रांसपोर्ट पे भी काफी फोकस किया, लेकिन उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं ला पाया। मॉनेटरी इकोनॉमी, इंडिया पहले वर्क करता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे। इंडिया किस पे वर्क करता था, बार्टर सिस्टम में। ब्रिटिश के आने के बाद वो मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो गया, वो पैसे में डील करने लगा सारा चीज। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में क्या होता था, राजा रजवाड़ों का पहले रूल चलता था। ब्रिटिश के आने के बाद क्या, ब्रिटिश के पास एक पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट, ये सब सिस्टम ब्रिटिश के पास पहले से था। तो ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, इंडिया ने भी वो सिस्टम अडॉप्ट किया, एक एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया इंडिया को, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगा। ये था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्लास यहीं तक, आने वाले क्लासेस में मैं बाकी के चैप्टर डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।